लगातार हम आप तक खबरें पहुंचाते रहे कि ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। कभी ईरान इजरायल पर अटैक कर रहा था, कभी इजरायल ईरान पर अटैक कर रहा था। इन सब के बीच में ईरान से आ गई है एक बड़ी और बुरी खबर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है, जिसके बाद पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, पूर्वी अजरबैजान के इमाम मोहम्मद अली आले हाशम समेत 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। रईसी ईरान अजरबैजान सीमा क्षेत्र से लौटने के बाद ईरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज शहर की ओर जा रहे थे। इसी बीच खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर से संपर्क टूटा और वो एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अगले महीने भारत दौरा करने वाले थे, जिसको लेकर तैयारियां भी खूब चल रही थी। पिछले महीने भारत में ईरान के राजदूत राष्ट्रपति रईसी के भारत दौरे की जानकारी ये दी गई थी। अब सवाल उठता है कि अब ईरान का अगला राष्ट्रपति होगा कौन। दरअसल ईरानी संविधान कहता है कि राष्ट्रपति की मौत की स्थिति में सर्वोच्च नेता की मंजूरी के साथ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की शक्तियां दी जाती हैं। लिहाजा उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये अभी तक के कयास हैं। जब पूरा अंतिम विधि हो जाएगी, यानी कि जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद अगले राष्ट्रपति को लेकर हो सकता है कि ऐलान हो जाए। रईसी की मौत को लेकर अब तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। रईसी की मौत के बाद ईरान ने इजरायल को खबरदार कर दिया है। ईरान में सत्ता की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सीधे सीधे साफ कर दिया गया। ईरान की इजरायल के साथ दुश्मनी नहीं बदलने वाली है, ये ईरान ने इस वक्त पर कहा है जब ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई है। हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देना हम बंद नहीं करेंगे, ये समर्थन बंद नहीं होगा। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं रुकने वाली है। यानी कि जो हालात अभी बने हुए हैं, पूरे ईरान में शोक की लहर भी है। ईरान में लोग सड़कों पर आ गए, मस्जिदों में चले गए। ईरानी राष्ट्रपति के सलामती के लिए दुआएं हो रही थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे ये साफ हो गया कि बचने के चांसेस बहुत कम है। और फिर हो गया औपचारिक ऐलान भी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। साथ में 9 लोग और सवार थे हेलीकॉप्टर में, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान जान चली गई। अब जंगल का चूंकि इलाका है, जंगल है, पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच में, कोहरे के बीच में, खराब मौसम के बीच में डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने साफ कर दिया है इजरायल को कि सत्ता की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा और जो इजरायल के साथ हमारी दुश्मनी है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देने की बात भी कर दी है। साथ ही साथ रईसी की मौत पर ईरान ने इजरायल को ये खबरदार करते हुए बता दिया है कि परमाणु शक्ति हमारी बढ़ेगी, इसकी तैयारी में कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। परमाणु बम को लेकर सीधे आगाह कर दिया है। इससे पहले भी ईरान इजरायल के बीच में ये टसल चलती रही। ईरान ये साफ करता रहा कि अगर इजरायल कोई भी हिमाकत करता है तो फिर कई गुना ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। ये ताकत आसमान के जरिए देखी भी गई, दोनों ही देशों के जरिए हालांकि देखी गई। जब वार पलटवार हुआ, इसमें कुछ नुकसान की भी खबरें सामने आई, लेकिन ये लग रहा था कि शायद मीडिएटर के जरिए, मीडिएशन के जरिए इस टसल को कम कर लिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। और अब ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इजरायल से जो दुश्मनी हमारी है वो खत्म नहीं होने वाली है वक्त के साथ। रईसी के जाने के बाद अब रईसी की जान जा चुकी है। इब्राहिम रईसी की मौत पर कई सवाल भी हैं जो उठ रहे हैं, जो आपके सामने शेयर करना जरूरी है। इब्राहिम रईसी की मौत हादसा है या फिर साजिश, क्योंकि उस वक्त में हुआ है जब ईरान इजरायल के बीच में टकराव लगातार बढ़ा, तनाव बढ़ा। लंबी फ्लाइट फिर MI-17 से क्यों नहीं गए इब्राहिम रईसी, ये भी एक सवाल है। 3 हेलीकॉप्टर्स गए थे, 2 सही सलामत वापस आ गए। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। ईरान के खिलाफ दुश्मन ने कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची है जिसका शिकार हो गए इब्राहिम रईसी और 9 लोग। खराब मौसम की जानकारी थी, फिर क्यों टेक ऑफ किया गया, इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ, इसे डिले क्यों नहीं गया। साथ ही साथ बेल 212 हेलीकॉप्टर से ही यात्रा क्यों की गई, जबकि इससे बेहतर ऑप्शन थे। MI-17 से हेलीकॉप्टर से यात्रा हो सकती थी। सवाल बार बार रहकर ये उठ रहा है क्योंकि अजरबैजान की यात्रा से लौट रहे थे। इन दिनों लगातार ईरान की तरफ से बाकी देशों तक अपना मैसेज पहुंचाने और एक तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जरिए हो रही थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी जान जा चुकी है।
9 लोगों की भी जान जा चुकी है। रईसी की मौत पर सवाल बहुत से ये उठ रहे हैं कि कहीं इसमें इजरायल का या अमेरिका का हाथ तो नहीं है, कहीं ये दोनों देश साथ में मिलकर कोई साजिश तो नहीं रच गए, जिसका असर अब इस तरीके से देखा गया है कि 9 लोगों की जान चली गई है। और यह हादसा उस वक्त पर हुआ है जब ईरान और इजरायल के बीच में लगातार टसल बढ़ती रही। इस पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल सुधाकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ प्रोफेसर मनोज कुमार भी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेजर जनरल सुधाकर, जिस तरीके से ये खबर सामने आई, चूंकि पहले तो लग रहा था कि हादसा है भी या नहीं, फिर हादसा कंफर्म हुआ, फिर ये लगा कि बचने के चांसेस बहुत कम है, फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा पुष्टि भी हो गई कि हाँ बचने के कोई चांसेस नहीं, अब तो डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। क्या ये महज एक हादसा है? ये जो इस तरह की संभावनाएं हैं, क्या इससे साफ तौर पर इनकार हो सकता है या फिर चांसेस हैं कि इजरायल का हाथ हो या अमेरिका का हाथ हो? रचना, सबसे पहले धन्यवाद और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, इस किस्म की हादसा में मैं तो सिर्फ सबसे पहले कंडोलेंस और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और जहां तक जवाब आपके सवाल की, इस किस्म की हाई प्रोफाइल जब लॉस ऑफ लाइफ होता है ग्लोबल लीडरशिप में, कोई भी देश का हो, हमेशा एक मन में एक अंदेशा आता है कि कोई एक साबोटाज, ये जिस किस्म की माहौल अभी फैल रहा है वेस्ट एशिया में, साबोटाज का हमेशा एक पॉइंट आता है मन के अंदर। लेकिन इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू कम टू दिस कंक्लूजन। ये इलाका मैं जा रखा हूँ, देखा हूँ, हमारे माउंटेनियस एरिया से भी काफ़ी खतरनाक है। और ये अजरबैजान और आर्मेनिया का जो लड़ाई हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं तो ये ज़्यादा पास भी नहीं है, ये होस्टाइल रीजन है, किसी का भी हाथ हो सकता है। लेकिन इतना जल्दी जंप करके कंक्लूजन में आना ये सही नहीं होगा। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की जो डायनेमिक्स है, ये काफ़ी एक इवॉल्विंग डायनेमिक्स बदलते जा रहा है। हो सकता है कि हाथ हो। और साथ भी ये भी मैं बताना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि एक किस्म का ट्रैक टू डायलॉग ओमान में चल रहा है बिटवीन यूएसए एंड ईरान, एक ब्रेक थ्रू के लिए, जबकि 1979 से लेके अभी तक इनकी डिप्लोमेटिक मिशंस एक्सचेंज नहीं हुए हैं, बंद हो रखा है। ऐसा सारे माहौल में आज के दिन का जो स्थिति है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये कुछ भी हो सकता है। मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है, पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक मैं तो ये कहूँगा, ईरान के टॉप लीडरशिप हायरार्की आज नहीं काफ़ी दिनों से ये ना केवल इजराइल बल्कि यूएस के ये बहुत अहम टारगेट बन चुके हैं। चाहे आप जनरल सोलेमनी की बात करिए या उसके बाद जब उनका एनिवर्सरी हो रहा था, मॉर्निंग कर रहे थे, पिछले साल की बात है, इसी साल जनवरी फर्स्ट वीक में ये जो एक अटैक हुआ था पाकिस्तान के बॉर्डर की इस तरफ से। हाँ। तो ये सारे जो है ये साजिश की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच। आपने कहा साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए ये समय अभी अनुकूल नहीं है, या फिर इतनी जल्दी शायद नतीजे पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर मनोज, ईरान ने साफ कर दिया है कि इजरायल किसी भूल में ना रहे, जो दुश्मनी का रिश्ता है वो दुश्मनी का ही रहेगा, सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। रचना जी, अभी ये जो वेस्ट एशिया की जो घटना है, और ये मुझे लगता है कि आज जो ये घटना हम सबके सामने आई है, ये पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि ईरान और ख़ास करके इब्राहिम रईसी जो एक फंडामेंटलिस्ट लीडर थे और सिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज अगर इजराइल फ़लस्तीन का क्राइसिस है, उसमें ईरान इन्वॉल्व है। एक तरफ आप देखिए रसिया यूक्रेन क्राइसिस है, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। एक तरफ चाइना ताइवान के बीच में संघर्ष चल रहा है, वहाँ पे भी अमेरिका इन्वॉल्व है। तो अभी का ये जो घटना है, जो घटना घटी, ऑब्वियस है कि इसका अभी बहुत ही प्री मैच्योर होगा हम लोगों को कुछ भी बोलना, लेकिन इसमें जो कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आज के डेट में जो जियो पॉलिटिक्स और खास करके इस ग्लोबलाइजेशन में हर नेशन का एक अपना रोल है और हर लीडर का अपना अपना रोल है। और अभी आप समझ सकते हैं कि ईरान के लीडरशिप ने, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका है, ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 131 में प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट की कोई घटना घटती है या डेथ होता है तो उसको वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट उनको चार्ज मिलता है और 15 डेज में उनको फिर प्रेसिडेंट का चुनाव करना पड़ता है।
और अभी उन्होंने तुरंत इस मैसेज को दिया, ये पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि हमारी जो पॉलिसीज है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा जो मेन इश्यूज है, उसको हम कहीं से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और खास करके वेस्ट एशिया में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होगा, और इसके आगे क्या रिपरकशन होंगे ये हम सबको देखने के लिए होगा। किस तरीके से होंगे और किस लिहाज से होंगे देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अभी जो घटना घटी है इसमें कई सवाल हैं। खराब मौसम था तो टेक ऑफ क्यों किया गया? MI-17 सेफ तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जा सकते थे इब्राहिम रईसी, लेकिन उससे भी नहीं गए। और इन सब के बीच में हसन नसरल्लाह के बेटे की इजराइल को एक धमकी भी सामने आई है। क्रैश में इजराइल का हाथ आने पर यह धमकी दी गई है, पूरे मिडिल ईस्ट में अब तबाही आएगी। ये सीधे सीधे हादी की तरफ से कह दिया गया। साथ ही हादी नसरल्लाह ने कह दिया है कि दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे अगर किसी भी तरीके से इसमें इजराइल का हाथ सामने आता है। तो अभी ये संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जैसा हम कह रहे हैं कि अभी नतीजे पर पहुंचना ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन ईरान की तरफ से ये धमकी सामने आना या फिर नसरल्लाह की तरफ से ये धमकी सामने आना सीधे तौर पर बता रहा है कि ये जो मामला है ईरान और इजराइल के बीच में, हालांकि लंबे वक्त से ये टसल चली आ रही है, ये प्रॉक्सी वॉर चला आ रहा है, लेकिन अभी ये शांत नहीं होने वाला है। कम से कम इतना तय हो चुका है। मेजर जनरल सुधाकर, इस धमकी को आप कैसे देखते हैं? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? रचना, ये जो धमकी है ये एक किस्म का, आप मिलिट्री साइंस के मुताबिक मैं कहूँगा, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा बन जाता है। ये रिबटल, काउंटर रिबटल, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, ये चलते रहेगा। लेकिन धमकी को ट्रांसेंड करके एक्चुअल काइनेटिक अटैक अगर होता है, हमें यह समझना पड़ेगा कि ईरान और इजराइल के बीच में 1700 से 1800 किलोमीटर दूरी है। ये कंटिन्यूस बॉर्डर नहीं है, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है। कोई भी हमला का धमका रहता है। कन्वेंशनल अटैक अगर आप समझते हैं तो ये मिसाइल या स्टैंड ऑफ अटैक या ड्रोन के जरिए से हमला करेंगे या हवाई जहाज के हमले से। और इसके अलावा उनके पास खूब सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हमास की बात करिए, आप हिजबुल्लाह की बात करिए, आप जिहादिस की बात करिए, आप इराकी मिलिशिया की बात करिए, या आप यमन में हुतीस की बात करिए। ये इतने मात्रा में घूम रहे, फैले हुए हैं। आज के दिन में जो मनोज साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत जल्दी परिस्थिति इतना नाजुक होते जा रहा है कि कभी भी ये हाथ के बाहर जा सकता है, और हो सकता है कि इट में बिकम बियॉन्ड कंट्रोल। बैक टू यू रचना। जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है लेकिन घटना की जांच भी होगी। सबसे पहली बात यह है, अभी इब्राहिम रईसी को लेकर जब पुष्टि हो गई है, आधिकारिक पुष्टि, अब सुपुर्दे खाक करने की तैयारी होगी। अभी ईरान के नए राष्ट्रपति को लेकर जैसी खबर मिल रही है कि मुखबर हो सकते हैं नए राष्ट्रपति। हालांकि उसका ऐलान सुपुर्दे खाक करने के बाद, यानी कि अंतिम क्रिया पूरी होने के बाद होगा। लेकिन प्रोफेसर मनोज, अगर ईरान ये कह रहा है हिजबुल्लाह और हमास को हमारा समर्थन जारी रहने वाला है, साथ ही साथ ये कह रहा है अगर इन केस कहीं भी इजराइल का हाथ इसमें सामने आया तो पूरा नक्शा हम बिगाड़ देंगे, दुनिया से मिटा देंगे, ऐसे ही बयान और ऐसी ही धमकी तब भी दी गई थी जब ईरान पर अटैक हुआ था। जी, अभी हमारे जो आर्मी के जनरल जो बात बोल रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत करता हूं, क्योंकि अभी की जो घटना घटी है उसमें नॉन स्टेट एक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग। क्योंकि आज की डेट में देखिए, आज हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं हर देशों के साथ, क्योंकि वो एक जिस तरीके का एरिया है उस लैंड लॉक कंट्रीज है, और वहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिका अपने इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए हर देश को आपस में जिस तरीके से उलझा के रखा है, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट का हो या आप वहाँ पे रिलीजियस जो क्राइसिस है, अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे और एक से एक तार जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें नॉन स्टेट जो एक्टर हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इस घटना से बचने के लिए इसमें मैच्योर लीडरशिप चाहिए, जो कि वस्तु स्थिति की पता करे, उसकी इंक्वायरी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ये घटना, जैसे आप खुद बता रही थी कि जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स उनको आने की क्या जरूरत पड़ी। बेल 212 जो है अमेरिका का बना हुआ, जो उसकी कंपनी है बेल टेक्सट्रॉन कंपनी, उसके द्वारा बनाया गया कंपनी है, जबकि उसके साथ और 2 हेलीकॉप्टर गए, वो सही सलामत पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि ये जांच पे बहुत सारा मैटर डिपेंड करता है। अगर जांच सही तरीके से होती है और इसमें किसी भी तरीके का, अगर किसी भी देश का, किसी भी नेशन स्टेट एक्टर का इसमें कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट आता है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक तरीके से एक वार की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान के और वॉर तो ऑलरेडी छिड़ी हुई है, लंबे वक्त से छिड़ी हुई है। ये प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म होगी भी क्या, इसकी तो गुंजाइश अभी दूर दूर तक नहीं दिखती।
लेकिन मेजर जनरल सुधाकर, अब चूंकि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, डेड बॉडीज वहां से उठाकर, यानी कि वो जंगल वाला फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वहां से उठाकर अब लाई जा रही हैं, क्या ऐसा कोई क्लू हाथ लग सकता है अगर इन केस इजराइल या बाकी किसी का हाथ है इस पूरे हादसे के लिए, क्या इसकी जांच हो सकती है, और अगर हो सकती है तो वो रास्ता क्या है? देखिए, जहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिमोट एरिया है, पहाड़ी इलाका और जंगल पूरा कवर्ड है, फॉरेस्टेड एरिया है, और यहाँ पे ना कोई पगडंडी, ना कोई रोड, ना कुछ कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहले ये एक ही जगह, ये क्रैश होने के बाद एक ही जगह नहीं पड़ा है, ये पूरा बिछड़ा हुआ है पूरा एकदम। तो उसको सारे पीसेस को इकट्ठा करना, इट इज लाइक जॉइनिंग द डॉट्स, ये बहुत टाइम लगता है। मैं खुद ही फौज में इन्वेस्टिगेशन टीम में रहा हूँ, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है, समय लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नामुमकिन है, ये है, संभव हो सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप मान के चलिए क्रिटिकलिटी सबसे ज़्यादा है अगर ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप मानते हैं। मेरे विचार के मुताबिक स्टार्ट पॉइंट वही होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी है, तो वहां से उसको स्टार्ट करके आप डिस्काउंट करते रहिए, एक चेकलिस्ट ऑफ पॉइंट्स बना के जो जो बुनियादी चीज़ें, फंडामेंटल पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं उसको टिक मार्क करते जाना चाहिए। और बिल्कुल कोर इशू कारण क्या है, ये क्या मौसम की वजह से, जो मौसम का रिपोर्ट आया है मैं थोड़ा सा उसको एनालाइज कर रहा था। इस किस्म के मौसम में एक टॉप मोस्ट हाई प्रोफाइल लीडरशिप उस इलाके में एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, और इस किस्म के हेलीकॉप्टर में एक्चुअली उनको ले जाना, ये बड़ा एक खतरनाक एक स्टेप लिए थे। तो ये किस लिए हुआ है, इन सारे सवालों का जवाब जब तक नहीं आएगा रचना, ये आपके सवाल का जवाब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव देना अच्छा, रह रहकर खबरें ये भी आ रही हैं सुधाकर सर कि मोसाद का हाथ इसके पीछे हो सकता है क्या? मेरे पास भी वही रिपोर्ट पड़ा है, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपका मीडियम में मेरे फौजी भाई जवान लोग बहुत सुनते हैं, मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ जब तक ठोस कोई सबूत नहीं आ रहा है। अच्छा, सबूत तो हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ऐसे चांसेस हैं? बहुत है, बहुत है। वही मैं कह रहा हूँ, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से आप स्टार्ट करके पीछे तक जाते रहिए। अगर नहीं होता है कॉन्स्पिरेसी, वेल एंड गुड, लेकिन आपको शुरू से ही अगर उसको अबैंडन कर देंगे, आप मतलब प्रीमेचुरली कंक्लूड करेंगे कॉन्स्पिरेसी नहीं है, दूसरा थ्योरी है, तो आपका सही फाइंडिंग नहीं होगा। आप मान के चलिए उसमें हाथ है, इस पर कोई शक नहीं है। यानी संभावना से इनकार आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं बतौर फौजी अगर मैं सीधे नतीजे पर पहुंच जाऊंगा तो ये मेरे उसूलों के खिलाफ रहेगा। किसी भी इस तरह के हादसे में, दुर्घटना में जांच का पूरा होना जरूरी है। समझ सकते हैं ये बात, हाँ समझ सकते हैं आपकी बात। प्रोफेसर मनोज, अगर इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ईरान में तो देखिए शोक की लहर है, ईरान में लोगों के हाथ उठे थे, मस्जिदें भर गई थी, लोग सड़कों पर आ गए थे, ईरानी राष्ट्रपति की सलामती की दुआएं हो रही थी। कल रात भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई, इनफैक्ट आज सुबह तक भी ये तस्वीरें सामने आई। फिर चांसेस होने लगे कि शायद नहीं बच पाएंगे, फिर आधिकारिक पुष्टि भी हो गई कि नहीं बच पाए हैं, और अब तो शोक की लहर है ही। मतलब अलग अलग तरीके से लोग दुख अपना जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट इजरायली मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, और चर्चाएं ईरान को लेकर तो हैं ही, इब्राहिम रईसी को लेकर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तेहरान का कसाई और जाने क्या क्या, कि ठीक हुआ, अब अगला कौन होगा। देखिए रचना जी, ये जो स्टेटमेंट है ऑब्वियस है कि ये स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आएगा। ये सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है अपना इस तरीके का स्टेटमेंट देने के पहले बहुत उसको सोच समझ के देना होगा, क्योंकि आज ये जो घटना है ये घटना मामूली घटना नहीं है। अगर ये नेचुरल घटना नहीं है तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और अभी जिस तरीके से पूरा रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, जिसको लेके आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, और अभी भारत इंडिया का भी एक अपना पर्सपेक्टिव, अभी जितने विश्व के जितने भी लीडर हैं सबने अभी इस घटना को लेके आश्चर्यचकित स्टेटमेंट दिया है, और सबने यही कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इंक्वायरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आज हम लोग 21st सेंचुरी में और टेक्नोलॉजी का युग है, हम कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार की अभी सुधाकर जी जो बात बोल रहे थे वो ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड आर्मी का है, और मुझे लगता है कि
हम हाइपोथेटिकली या अगर कोई ऑब्जेक्टिव अगर हम बनाते हैं तो उसके पीछे कोई फैक्ट्स होने चाहिए। लेकिन अभी आज हम लोगों के पास कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो जो देश के जो खास करके उस कंट्री से जुड़े हुए जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इस तरीके का क्वेश्चन खड़ा करना जायज़ है। और अभी इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसका इतिहास हम सबको पता है और अभी जिस तरीके से इमर्जिंग एक्ट के रूप में प्ले कर रहा है और उसमें ईरान का जो स्टैंड था, ऑब्वियस था कि जिस प्रकार से ईरान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा था और इजराइल जिस तरीके से काउंटर कर रहा था, तो इसको भी हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें इनकी जो भी टेक्नोलॉजी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जाहिर किया। जाहिर सी बात है ईरान इस बात की जांच करेगा ही, चेतावनी पहले दे रही है तो उसे तो सबसे ज्यादा जल्दी है कि उसके राष्ट्रपति की, विदेश मंत्री की, बाकी और लोगों की मौत कैसे हुई, ये क्या महज एक दुर्घटना है। और जब देश के प्रमुख की जान जाती है तो फिर सवाल बहुत से उठते हैं। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर, जो हम पिछले कुछ दिन से लगातार देख रहे हैं, और पिछले कुछ दिन भी क्यों कहूँ, मैं कहूँ करीब 2 साल से हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, या फिर इजराइल जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए लगातार फिलिस्तीनियों के बीच में है या उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, साथ ही साथ अब ईरान और इजराइल के बीच में भी टसल बढ़ गया। अब जब ईरानी राष्ट्रपति की जान यूं इस घटना में चली गई है, जांच होगी, वो नतीजा तो देर से आएगा, लेकिन क्या इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध और ज्यादा भड़केगा? बहुत संभावना है रचना, जो बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन इज बहुत संभावना है। लेकिन आज के दिन में 21st सेंचुरी में प्रोफेसर मनोज साहब जिस तरफ कह रहे हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप इस एक कोई भी इंसिडेंट होता है जियोपॉलिटिक्स में, उसको आइसोलेशन में मत देखिए। बहुत सारे डॉट्स उसके आसपास फैले हुए हैं, उनको जोड़ना निहायत आवश्यक है। इसका शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत तो 1400 साल पहले शिया सुनी, वो उनकी लड़ाई काफी लंबी लड़ाई है। लेकिन अभी हाल ही 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया है, एक अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल डिफेंस ऑफ द यूनिवर्स, आज के दिन में प्लैनेट अर्थ के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्स के अगेंस्ट में सक्सेसफुल अटैक किया है। 6:30 सुबह से लेके 6:55 तक एक नॉन स्टेट एक्टर हमास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ब्लैकआउट किया है। क्या कभी आपने मिलिट्री साइंस के कोई इतिहास में कहीं पे भी आपने पढ़ा है नॉन स्टेट एक्टर का ये काबिलियत कभी सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ब्लैकआउट करना? तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई ना कोई स्टेट एक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है। तो कौन कर रहा है हमास को सपोर्ट करना? ईरान। ईरान अगर कर रहा है तो उनको लीडरशिप में कौन कौन आते हैं सामने? यही जो 2 गए हैं। तो अगर आप आर्गुमेंट करने शुरू करेंगे, हाइपोथेटिकली हो या थियोरेटिकली या प्रैग्मेटिकली, तो लॉजिकली आपको यहीं पे आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बिंदु क्लोज हो रहे हैं। बट दैट इज नॉट द आंसर। आंसर इज 21st सेंचुरी में क्या हम चाहेंगे पैंडेमिक के बाद यूक्रेन लड़ाई, सप्लाई चेन का जो आपका जो डिसरप्शन हो रखा है, प्राइस राइज हो रहा है फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर का, कॉमन आदमी का जो लाइवलीहुड के ऊपर इतना इम्पैक्ट हो रहा है। मैं अभी घूम के आया हूँ 10-12 देशों से वापस। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज राइजिंग, यूरोप इज इन स्टेट ऑफ क्राइसिस, अमेरिका का 9 पॉइंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कम आया है। अब ईरान की बात करिए, ईरान का पिछले साल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 41% था, आज इसी साल 33% है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज रैम्पेंट। तो कोई भी देश जो है आज के दिन में विश्व में कोई एक लड़ाई का फैलाव के लिए तैयार नहीं है। अभी सबको चाहिए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जगह जगह इसको बयान दे चुके हैं। पीस एंड हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर। ये किसी भी हालत में वेस्ट एशिया में अगर ये फैलता है तो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के आज के वक्त में युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, इस बात पर कायम भारत रहा है और आगे भी रहेगा। और जिन जिन देशों के बीच में टकराव है उनको भी ये चीज़ बेहतर तरीके से समझनी होगी, बजाय कि तबाह होने के, तबाह करने के। मेजर जनरल सुधाकर, प्रोफेसर मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटा सा